Hello everyone. So in today's lecture, which topic we are going to cover or we can say discuss that are of your competitive exam related topics. Okay. So as you all know कि जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी जैसे कि नीट एंड एम्स एंड गुड सेट, तो उसमें जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पर्पस दैट वी विल कवर टुडे. ओके, सो इट मीन्स ये जो भी आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपको थियोरिटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है. इट मीन्स कि आपको पूरा लेंदी क्वेश्चन है वो उसमें से नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, बट वन मोर थिंग, यहाँ पे हम एमसीक्यू पर्पज से ये टॉपिक लर्न कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी शॉर्ट में लिखे हुए हैं जैसे कि लाइक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एक्सेट्रा. सो वो आपको याद रखना है क्योंकि डेफिनेशन के बेसिस पे और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. तो दैट आई विल टेल यू लेटर कि किस तरह से आएंगे. पहले हम टॉपिक है वो देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद मैं एंड में आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. इट इज अ टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन. सो इधर हम बात करेंगे बेसिक टाइप्स की, यानी जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोकेमिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, राइट. सो दैट आर स्पेसिफिक इवोल्यूशन, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कवर अबाउट द बेसिक इवोल्यूशन. ठीक है, तो बेसिक टाइप्स हैं वो कितने हैं. सो पहले तो आपको ये नंबर याद रखना है कि टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन अगर आपको बेसिकली ही पूछा जाए, स्पेसिफाई नहीं किया जाए, तो आपको नंबर देना है 3. ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन. सो पहला है माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा. सो दिस आर द 3 टाइप्स, जिसमें से हम सबसे पहला देखेंगे माइक्रो इवोल्यूशन. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? Micro evolution is the occurrence of small scale changes in gene frequencies in a population over a few generations. तो माइक्रो इवोल्यूशन है तो ऑब्वियसली इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इवोल्यूशन कैसा होगा, माइक्रो यानी छोटे स्केल पे. ठीक है, सो स्मॉल स्केल चेंजेस होते हैं किसमें, जीन फ्रीक्वेंसीज में, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन में माइक्रो इवोल्यूशन. इट अकर्स एट और बिलो द स्पीसीज लेवल. जैसे कि एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सब स्पीसीज और रेसेस. तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली माइक्रो चेंजेस हो रहे, यानी बहुत मेजर बड़े चेंजेस नहीं हो रहे. तो यानी कि इससे पूरी डिफरेंट नई स्पीसीज है वो इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो सारे कैरेक्टर्स चेंज होने चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल इट द डिफरेंट स्पीसीज. बट हियर स्मॉल चेंजेस कैन अकर, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देम सब स्पीसीज. ठीक है, तो यानी एक ही तरह की स्पीसीज रहेगी बट उसके सब टाइप्स, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, बट एज सच दे आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट एज वेल. सो सब स्पीसीज का जो डिवीजन है उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन में काउंट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, यानी ओरिजिनल पेरेंटल स्पीसीज से वो थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, बट इतने भी डिफरेंट नहीं कि वो कंप्लीटली अलग ही दिखने लगे. ठीक है, वो कंप्लीटली अलग ही एनिमल हमें दिखे, इतने भी चेंजेस नहीं आते हैं उसमें. So that type of evolution is called as microevolution, जिसमें सब स्पीसीज का सारा डिवीजन होता है. सेकंड एग्जांपल इज मैक्रो इवोल्यूशन. सो मैक्रो मीन्स ऑब्वियसली माइक्रो से थोड़े बड़े चेंजेस होंगे. सो मैक्रो इवोल्यूशन ऑपरेट्स above the species level and results in the formation of new genera, families and orders. तो ये जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 11th में, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं फैमिलीज में, ऑर्डर्स में, जेनेरा में. ठीक है, सब स्पीसीज में. सो लाइकवाइज मैक्रो इवोल्यूशन है वो स्पीसीज से एक आगे लेवल का चेंज है. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस. सो यानी पाउच्ड एनिमल्स, जो कि हम ये थियोरी में पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. सो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस आर दोस जो कि वहीं पाए जाते हैं और दे आर स्पेसिफिक बिकॉज दे आर पाउच्ड एनिमल, जैसे कि दूसरे कोई भी एनिमल्स नहीं है. तो ये पाउच्ड एनिमल का एक पूरा ग्रुप है जिसको मार्सुपियस बोलते हैं. तो ये कहाँ पे मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उसका बेसिक इवोल्यूशन वहीं हुआ है. ठीक है, अगर उसको कोई भी एनिमल को लेके हम किसी और कंट्री में ले जाए देन दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ओरिजिनली दे आर ओरिजिनेटेड देयर ओनली, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही. ठीक है, सो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस. तो ये कैसा इवोल्यूशन है? मैक्रो इवोल्यूशन. बड़ा चेंज हुआ, एक पाउच एनिमल से वो डिफरेंट अलग सबसे हो गए, सबसे डिफरेंट है देन द अदर एनिमल्स, राइट. एंड द थर्ड इवोल्यूशन टाइप इज मेगा इवोल्यूशन.
यानी मेजर चेंज. सो द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू क्लासेस, फाइला एक्सेट्रा, जिसका एग्जाम्पल है ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया फ्रॉम द फिशेस. यानी ये देखो मेगा इवोल्यूशन है, कंप्लीटली नई स्पीसीज, कंप्लीटली नए ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिलेंगे. इस तरह का इवोल्यूशन जो होता है उसे हम बोलते हैं मेगा इवोल्यूशन. तो जिसमें एग्जाम्पल हमने दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया फ्रॉम द फिशेस, तो आपको पता है इवोल्यूशन में कि सबसे पहले वाटर में फिश का बर्थ हुआ था. आफ्टर द फिश किसका इवोल्यूशन हुआ? एम्फीबियंस का. तो जो फिश है वो सिर्फ वाटर में रह सकती है, बट एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, राइट. सो ये फिश में से कंप्लीटली एक नई स्पीसीज आई जो कि दोनों जगह पे रह सकती है, एम्फीबियंस जिसको हम बोलते हैं. तो origin of amphibians from the fishes we can say, and the origin of bird and mammals from the reptiles. तो यानी फिश, फिर उसमें से बने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में बने रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में से बर्ड्स एंड देन मेमल्स. तो इस तरह की पूरी एक हायरार्की है जो कि आपको पता ही है ना. तो ये सारे जो इवॉल्व हुए हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स, तो ऑब्वियसली वो अपने ओरिजिनल पेरेंटल स्पीसीज से ही कुछ अलग कैरेक्टर गेन करके कंप्लीटली नए स्पीसीज में इवॉल्व हुए हैं. तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं मेगा इवोल्यूशन. ठीक है. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन. माइक्रो इवोल्यूशन यानी छोटे स्केल पे चेंज होना, मैक्रो यानी थोड़ा बड़ा, माइक्रो से बड़ा चेंज आना, एंड मेगा मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज का रेडी होना, तैयार होना, ठीक है, अर्थ पे. सो दैट इज कॉल्ड मेगा इवोल्यूशन. सो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात की अभी टॉपिक में, तो उसमें से एमसीक्यूज आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं. सो सबसे पहले तो हाउ मेनी टाइप्स, राइट. सो नंबर इज 3. देन दे कैन आस्क बाय गिविंग यू अ डेफिनेशन दैट इफ अ स्मॉल स्केल चेंजेस occurs in the evolution formation then this type of evolution is called करके फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे. तो स्मॉल स्केल है इसका मतलब माइक्रो इवोल्यूशन, राइट. और एल्स आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाए कि दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे कि जनरेशन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इवोल्यूशन. तो किस तरह का इवोल्यूशन है वो? मेगा इवोल्यूशन, क्योंकि कंप्लीटली नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. तो इस तरह से डेफिनेशन के थ्रू या तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन है वो पूछा जा सकता है. ठीक है. तो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. सेम, ये भी आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ शॉर्ट में ही डिस्कस करें, लंबी थियोरी है वो नहीं देखेंगे. इसकी जो बेसिक पॉइंट्स है टू अंडरस्टैंड द थियोरी उतने ही हम कवर कर रहे हैं पॉइंट्स इधर, राइट. ओके, सो द टॉपिक नेम इज स्पेशिएशन. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ one or more new species from an existing species is called speciation. यानी डाइवर्जेंट वी कैन से स्पेशिएशन, अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होना. बट वो कहाँ से फॉर्म होगी? सो ऑब्वियसली अपनी ओरिजिनल जो पेरेंटल स्पीसीज होगी उसमें से ही कुछ अलग कैरेक्टर गेन करके अपने आप में बदलाव करके वो एक नई स्पीसीज बन जाएगी. तो ऑब्वियसली अगर पुरानी यानी पेरेंटल स्पीसीज नहीं है तो ये कोई यूनिवर्स में से तो आ नहीं रहे हैं एनिमल्स, है ना, इधर ही चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नए बन रहे. सो स्पेशिएशन का मतलब क्या कि कोई नई स्पीसीज का बनना, बट किस में से? सो अपनी पेरेंटल ओरिजिनल जो स्पीसीज है उन्हीं में से ये चेंज आकर नई स्पीसीज बनना, राइट. सो दिस स्पेशिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. पहला है डाइवर्जेंट स्पेशिएशन और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशिएशन. और इन दोनों टाइप्स के 2 सब टाइप्स हैं फर्दर, जो कि हम देखेंगे इसी टॉपिक में और शॉर्ट में ही डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. डेफिनेशन, एग्जांपल, नथिंग मोर देन दैट. सो स्पेशिएशन का जो पहला टाइप है डाइवर्जेंट स्पेशिएशन. व्हाट डज इट मीन? व्हेन वन और मोर न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट स्पेशिएशन. तो ये कॉमन ही है इसकी डेफिनेशन, यानी एक या तो नई ज्यादा स्पीसीज का फॉर्म होना, बट किस में से? देयर एंसेस्ट्रल स्पीसीज में से ही उनका फॉर्मेशन होना, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट स्पेशिएशन. अभी इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन एंड सिंपेट्रिक स्पेशिएशन. तो पहले देखते हैं एलोपेट्रिक का मतलब क्या है. व्हेन अ स्पीसीज स्प्लिट इनटू 2 or more geographically isolated populations and these populations finally form a new species, it is called allopatric speciations.
बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डार्विन फिंचेस, जो कि बर्ड थे, राइट। गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन अपने रिसर्च के लिए गए थे इवोल्यूशन के, तब उन्होंने वहां पे एक फिंच बर्ड देखा, जिसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखी कि सबकी बिक्स थे, उसके शेप अलग अलग थे। और ये शेप अलग क्यों हुए? दे आर ऑल फिंच बर्ड्स ओनली, बट उनकी बिक्स थी उसमें डिफरेंसेस थे। तो ये डिफरेंसेस आने का रीजन था वहां की फूड पैटर्न, क्योंकि आइलैंड था तो वहां पे ऑब्वियसली लिमिटेड फूड रिसोर्सेस हैं बर्ड्स के लिए। फिर क्या हुआ, जब फूड की कमी हो गई तो स्टारवेशन की वजह से वो उनकी डेथ नहीं हो जाए, इसलिए उनमें से कुछ बर्ड्स ने, फिंच बर्ड ने क्या किया, अपना फूड पैटर्न ही चेंज कर दिया। यानी कुछ है वो इंसेक्ट खा रहे थे, फिर कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स थे, राइट। तो इस तरह से उन्होंने अपना फूड ही चेंज कर दिया ताकि फूड की कमी ना हो जाए। अगर सारे के सारे एक ही तरह का फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली जल्दी से उसकी कमी हो जाएगी। तो ये जो इवोल्यूशन उन्होंने अपने आप में एडेप्टेशंस को लेके चेंजेस किए, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके फिर इवोल्यूशन के थ्रू क्या हो गया, उनकी बिक्स में भी उस तरह के चेंजेस आ गए, क्योंकि अपने फूड के हिसाब से उसको बिक में पकड़ना पड़ेगा फूड को, तो उस हिसाब से फिर उसके शेप में चेंजेस आते गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलोपेट्रिक स्पेशिएशन का, कि जिसमें पॉपुलेशन का आइसोलेशन किस तरह से होता है? जियोग्राफिकली, यानी एक ही पूरी पॉपुलेशन है बट उनमें सिर्फ पार्ट्स पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? सो देयर कोई ना कोई एडेप्टेशन, चाहे वो फिर फूड का हो जैसे कि डार्विन फिंचेस में है, फिर या तो रहने की जगह का हो, या फिर कोई भी हो, बट एक ही स्पीसीज है वो डिवाइड हो रही है जियोग्राफिकली अपने आप में ही, तो उसको बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। तो ये भी आपको आइदर डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द speciation consider the Darwin finches. So it is called allopatric speciation. Next है divergent speciation का दूसरा subtype sympatric speciation. So in this type of speciation, a subpopulation becomes reproductively isolated from its parental population. It is the formation of species without geographical isolation. And the example is mainly present in plants due to polyploidy. So पहले तो ये सिंपेट्रिक का मीनिंग क्या है कि इधर कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, तो किस तरह से नई स्पीसीज बन रही है? सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज वी कैन से विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी वो अपने आप में एरिया तो चेंज नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, तो फिर दे बिकम सब पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि उनके पेरेंटल में प्रेजेंट थी उससे इनमें कुछ अलग हो रही है। अब अलग का मीनिंग क्या? सो एग्जांपल दिया है जो कि मोस्टली प्लांट में देखने को मिलता है इस तरह का स्पेशिएशन, बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉइडी। सो पॉलीप्लॉइडी टर्म इज ऑफ जेनेटिक, जो कि हम 5th and 6th चैप्टर में इसका डिस्कशन है वो डिटेल में कर चुके हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस में, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, राइट। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब जैसे कि नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स में होते हैं इन ह्यूमंस, कोई भी हो पेयर्स में ही होंगे, ठीक है। ह्यूमंस में जैसे कि 23 पेयर्स होते हैं। अब पॉलीप्लॉइडी का क्या मीनिंग कि पेयर से ज्यादा होना क्रोमोसोम का, यानी 2 के नंबर में होंगे कोई भी क्रोमोसोम। सपोज लेट्स टेक क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो 2 होंगे, 1 1, क्योंकि पेयर में होते हैं ऑलवेज। अब मान लो 1 1 1 एक और बढ़ गए, यानी 2 + 1 3 हो गए टोटल पहले नंबर पे ही, बट 3 क्रोमोसोम है तो नॉर्मल से ज्यादा है, देन वी कैन कॉल इट पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अभी ये ज्यादा का नंबर जो है वो चाहे एक भी हो, यानी पेयर से 1 ज्यादा हो, पेयर से 2 ज्यादा हो, या तो 3 ज्यादा हो, अब ये कोई भी हो, इन सबको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। देन उसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं, राइट। सो 2n+1, 2n+2, 2n+3 ऐसे करके। तो इधर हम जेनेटिकली नहीं जाएंगे इस टॉपिक में डिटेल में। पॉलीप्लॉइडी का इन शॉर्ट मतलब है कि मोर देन 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इफ प्रेजेंट, देन वी कैन कॉल इट पॉलीप्लॉइडी। सो प्लांट्स में जनरली ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये चीज होती है कि जब क्रोमोसोम का इक्वल हाफ में डिवीजन होना चाहिए, उस टाइम पे कई बार बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, कुछ क्रोमोसोम से वो एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, यानी उस सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, बढ़ गए देन द अदर वन। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो अभी इससे जो नई जनरेशन बनेगी, यानी इस जाइगोट से जो नए फॉर्मेशन होंगे प्लांट्स के, सीड के फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो उनके पेरेंटल से कैसा अलग है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर हैं वो ज्यादा है देन देयर पेरेंटल।
सो दे आर डिफरेंट बाय रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। जियोग्राफिकली वो अलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, वो उसी एरिया में रह रहे वहीं पे हैं, बट reproductively they are different than their parental species. So this type of speciation is called sympatric speciation. Allopatric में क्या था, वो जियोग्राफिकली आइसोलेट हो रहे अलग अलग हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल था डार्विन फिंच। तो ये दोनों स्पेसिएशन एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, ठीक है। नाउ जो दूसरा टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। सो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन का मीनिंग क्या, व्हेन एन एंसेस्टर स्पीसीज चेंजेस इनटू अ न्यू स्पीसीज, यानी डाइवर्जेंट में क्या था कि एंसेस्ट्रल स्पीसीज है उसी में से ही बनते हैं ये नई स्पीसीज, यानी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे कि डार्विन फिंच का हमने कहा ना कि फिंच बर्ड तो वैसा ही रहा, सिर्फ उसकी बीक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए और वो अलग अलग सब स्पीसीज बनते गए। बट इधर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एंसेस्टर स्पीसीज पूरी की पूरी चेंज होके कोई नई स्पीसीज बन रही है, तो इस तरह के हम स्पेसिएशन को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन फर्दर उसके दो सब टाइप हैं, फाइलेटिक एंड क्वांटम। तो सबसे पहले देखते हैं फाइलेटिक स्पेसिएशन। सो एंसेस्ट्रल स्पीसीज चेंजेस इनटू अ न्यू स्पीसीज बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बेस्ट एग्जाम्पल, इसी टाइप से इवोल्यूशन होता है नेचर में और अर्थ पे। दिस इज द वेरी कॉमन काइंड ऑफ इवोल्यूशन पैटर्न, जिसको बोलते हैं फाइलेटिक स्पेसिएशन, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कोई भी नई स्पीसीज को बनने में अपने पुराने एंसेस्ट्रल स्पीसीज में से। ऐसा क्यों, क्योंकि नई स्पीसीज का बनना मतलब कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स होना। तो धीरे धीरे करके ये चेंजेस आते हैं एंड बाय द टाइम, बाय द इवोल्यूशन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगर पास होंगे तो थोड़े थोड़े करके जो चेंजेस जमा हुए हैं वो अब क्या एक बड़ा सा रूप ले लेंगे, यानी कि कोई नई स्पीसीज है वो हमें देखने को मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता है कि सडन ओवरनाइट चेंज हो गए, दैट अकर्स बट इन वेरी रेयर कंडीशन। अदरवाइज क्या होता है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं तो सब स्पीसीज इस तरह से थोड़े थोड़े डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं, बट अल्टीमेटली कंप्लीटली नई डिफरेंट स्पीसीज बनने में तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये रियल प्रोसेस है नेचर की, जिसका एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन इन हॉर्स, जो कि हम देख चुके हैं, ये डिटेल में एक्स्ट्रा टॉपिक पूरा हम पढ़ चुके। तो एक उसकी पैटर्न थी हॉर्स के इवोल्यूशन की, जो कि सबसे पहले जो हॉर्स के एंसेस्टर पाए जाते थे वो आज के हॉर्स के हाइट के और ना ही उसके कैरेक्टर के थे, कंप्लीटली डिफरेंट थे, जिसको बोला जाता था इयोहिपस। देन they converted into a mesohippus, then merychippus, then pliohippus and lastly equus, जो कि अभी के हाल के जो हम हॉर्सेस देखते हैं उस तरह के दिखते हैं इक्वस। तो ये सारी पूरी एक हायरार्की है किसके, हॉर्स के इवोल्यूशन की। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आज हम हॉर्स देख रहे हैं वैसे के वैसे ही वो अर्थ पे उसका फॉर्मेशन हुआ था, नहीं, देयर एंसेस्ट्रल स्पीसीज वाज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, so that is phyletic speciation. Now let's see the quantum speciation. In this process, suddenly major changes appears in ancestral species and ancestral species immediately changed into a new species. जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि ये होता है बट बहुत ही रेयर है कि कोई एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज है उसमें इतना बड़ा चेंज आ जाए, चाहे रीजन कोई भी हो, और अचानक से जब दूसरी ही नई जनरेशन आएगी वो कंप्लीटली एक्ट करेगी एज ए न्यू स्पीसीज। सो दैट इज पॉसिबल इन वेरी रेयर कंडीशन। सो नो कनेक्टिव लिंक्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होती, जो कि ये टॉपिक भी हम देख चुके हैं इस चैप्टर में, कनेक्टिंग लिंक्स करके, क्योंकि एक ग्रुप में से, एक स्पीसीज में से जब नई बनती है तो उसके फॉर्मेशन के स्टेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे ही डायरेक्टली बन गए, जैसे कि फिश में से एम्फीबियंस का बनना, राइट। तो सीधे ही फिश में से दूसरे ही दिन एम्फीबियंस नहीं आ गए, उसकी कनेक्टिंग लिंक बनी पहले, जो कि ऑर्गेनिजम्स थे। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करते करते वो अपने आप में एक नई स्पीसीज बन गए। बट इधर हम क्वांटम स्पेसिएशन में क्या बोल रहे हैं कि सडन ओवरनाइट चेंज होना, और एंसेस्ट्रल स्पीसीज है वो इमीडिएटली टर्न हो जाती है, चेंज हो जाती है इनटू अ न्यू स्पीसीज। तो इधर कोई भी कनेक्टिंग लिंक्स है वो नहीं होती है। इट इज कॉज्ड बाय अ मेजर म्यूटेशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी
जेनेटिक मटेरियल में यानी डीएनए में कोई मेजर चेंज आए, यानी इतना बड़ा चेंज आए और इतने सारे जीन्स में एक साथ चेंज आए कि वो कंप्लीटली अलग दिखने भी लगे और अलग से एक्ट भी करने लगे, ऐसे स्पीसीज बन जाए, तभी उसको हम न्यू बोलेंगे, राइट। तो बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देके या तो फिर आपको सीधे ही डेफिनेशन के थ्रू टाइप है वो पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिएशन इन दैट नो कनेक्टिव लिंक्स आर प्रेजेंट। सो द आंसर इज क्वांटम स्पेसिएशन, जिसमें कोई भी कनेक्टिंग लिंक्स है वो नहीं होती। ओवरनाइट सडन इमीडिएटली चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द मेजर म्यूटेशन। ऑब्वियसली विदाउट दैट दिस चेंज, दिस लार्ज बिग चेंज इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज ओनली हैपन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? सो ये टॉपिक था स्पेसिएशन, जिसके दो मेन टाइप थे, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन इन दोनों के दो दो सब टाइप्स थे। डाइवर्जेंट के दो टाइप थे, एलोपेट्रिक एंड सिंपेट्रिक, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप हमने अभी देखे, फाइलेटिक एंड क्वांटम। तो ये दूसरा टॉपिक भी इधर एमसीक्यू के लिए खत्म। एंड लास्ट टॉपिक विल सी फॉर टुडेज लेक्चर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। So, reproductive isolation, it is the prevention of interbreeding between the populations of two different or closely related species. तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है कि जैसे कि आपको पता है इंटरब्रीडिंग है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। वी कैन इंड्यूस, यानी वी ह्यूमन कैन इंड्यूस इन लेबोरेटरी, जिसको हम हाइब्रिड स्पीसीज या तो हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं वो बोलते हैं, बट इन नेचर इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इट मेंटेन्स द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज बट कैन लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इस तरह का आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों होता है नेचर में? बिकॉज एक तो ये उनकी स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन रहे, ठीक है, यानी ह्यूमंस के जो ऑफस्प्रिंग आए वो ह्यूमंस जैसे ही दिखे, तो एक ये चीज है। दूसरा, अब इतने भी सिमिलर नहीं होते, यानी थोड़े बहुत तो चेंजेस होते हैं कि वो अपने आप में एक नई स्पीसीज को इवॉल्व कर सके या तो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो दिखे, बट वो अल्टीमेटली ह्यूमंस की ऑफस्प्रिंग है वो ह्यूमंस ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इंटरब्रीडिंग है वो पॉसिबल नहीं है नेचर में, राइट। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज explained by Stebbins in his book called Process of Organic Evolution। तो इसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का आइडिया दिया था स्टेबिन्स ने कि ये नेचर में क्यों इस तरह का आइसोलेशन है, व्हाई दे नॉट अलाउ इंटरब्रीडिंग, बिकॉज फिर तो हर एक न्यू जनरेशन है वो एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये सारे एनिमल्स है वो इंटरब्रीड कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल लायंस एंड टाइगर, तो ये इंटरब्रीडिंग है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। वी कैन इंड्यूस देम बट नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज उसकी जो नई जनरेशन आएगी ओब्वियसली उन दोनों के कैरेक्टर के साथ आएगी, तो फिर दूसरे ही दिन, यानी दूसरी ही दिन जब न्यू जनरेशन आएगी, उसका बर्थ होगा, कंप्लीटली नई स्पीसीज बन के आएगी। तो टाइगर की ऑफस्प्रिंग है वो टाइगर जैसी नहीं लगेगी और लायन की ऑफस्प्रिंग है वो लायन जैसी नहीं लगेगी, राइट। तो ये नेचर में नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है। टू मेन सब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस आर, first is pre-zygotic isolation and the another one is post-zygotic isolation। यानी प्री-zygotic, तो पहला आइसोलेशन इस तरह का होता है कि जाइगोट का ही फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं नेचर में, ठीक है। और दूसरा जो आइसोलेशन, उसके हम फर्दर सब टाइप्स देखेंगे, वो है पोस्ट-zygotic, यानी जाइगोट तो बन जाता है, उसमें से एनिमल भी बन जाता है, बट समहाउ दैट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव और दैट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर नॉट एबल टू गिव देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के आइसोलेशन होते हैं। पहला अभी हम देखते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, विच मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइब्रिड जाइगोट। यानी पहले प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में जाइगोट फॉर्मेशन ही नेचर में नहीं होता है इस तरह का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। इकोलॉजी, उसमें फर्दर सब टाइप है जिसमें पहला है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। So this kind of isolation is due to different habitats of two species, जिसको ecological isolation बोलते हैं। यानी दोनों species मान लो कोई अलग अलग habitat में रह रहे हैं तो उसके बीच में possible नहीं है hybridization, right? जैसे कि example, one may be living in the fresh water and other in the sea, यानी salty water, right?
तो इस तरह से दोनों एनिमल्स है वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो मराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वैसे एनिमल, तो वहां पे जाएंगे ही नहीं, तो इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं। सेम वे मराइन वाटर्स के जो एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर में नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो वहां पे वो आएंगे ही नहीं, सो अगेन इंटरब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। So that type of isolation is called ecological isolation. Here, in all types, we are going to see just a definition to understand the name of that isolation and the example. Because this kind of topic we are learning or preparing for the MCQ purpose. Okay? So उस हिसाब से हम ये study कर रहे हैं. So okay, first देख लिया आप लोगों ने ecological isolation. Hope this is clear. Now second is temporal isolation. अब temporal मतलब क्या? So due to difference in breeding seasons or a flowering times of two species, उसको बोलते हैं temporal isolation. यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, सपोज उसमें फ्लावरिंग की पैटर्न है, टाइमिंग है वो अलग है, कोई है वो एक सीजन में फ्लावरिंग देखने को मिलती है उसमें, दूसरे हैं वो उसमें दूसरी सीजन में देखने को मिले, तो दोनों फ्लावर एक साथ ब्लूम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हाउ वी कैन स्प्रेड द pollen grains into the female genital on the parts of the flower, right? तो इस तरह से एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ना ही सीड फॉर्मेशन होगा, सो दैट होल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। तो दोनों तरह की स्पीसीज के फ्लावरिंग पैटर्न, फ्लावरिंग टाइमिंग है वो अलग अलग होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के आइसोलेशन को बोलते हैं नेचर में टेम्पोरल आइसोलेशन। Okay, same way in case of animals also, their breeding seasons are different, so it is not possible. Third type is behavior isolation due to difference in sexual or coitus behavior of two species. So here their behavior pattern are different, and because of that they cannot identify each other and their maturity. So this reason is also possible for the isolation. Fourth है mechanical isolation due to incompatible external genital organs. So mechanical isolation का क्या मीनिंग है? Mechanism of the body is different, so they are not compatible with each other, and that is why, because their organs are different, so that can prevent the interbreeding, which is called mechanical isolation. And the fifth type is gametic isolation. So the gametes यानी sperm cell and ovum cell of a different species can't fuse due to a difference in their surface chemicals. So this kind of isolation is called gametic, यानी gametes ही उनमें different होते हैं, उनके chemicals हैं that can not allow them to fuse with each other. So obviously zygote का formation ही नहीं होगा अगर sperm and ovum है वो fuse नहीं होंगे. So it is called gametic isolation, जो कि nature में होता है. Now another type is post zygotic isolation. ये जो हमने 5 टाइप देखे वो क्या थे? प्री जाइगोटिक, यानी जाइगोट का ही फॉर्मेशन है वो संभव नहीं होने देते हैं नेचर में, ठीक है, उसके हमने 5 टाइप देखे। अब जो है वो है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी जाइगोट तो किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, उसमें से स्पीसीज भी बन जाएगी, बट आफ्टर दैट द फर्दर वी कैन से इवोल्यूशन और फर्दर प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। सो उसके 3 टाइप्स हैं। पहला देखते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। So hybrid zygote fails to develop in plants embryos arising from interspecific cross are not viable. यानी somehow ये इंटरब्रीडिंग है, यानी पोलन ग्रेन्स किसी और तरह की स्पीसीज की पोलन ग्रेन से somehow because of insect और wind और any kind of pollinator, ये अगर मान लो कोई ऐसे फ्लावर पे पहुंच भी गई, ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया, सीड भी बन गए। अब ये सीड है वो जैसे ही जमीन पे गिरेंगे वो ग्रो भी करेंगे, बट क्या हो जाएगा? दे आर नॉट एज सच वायबल। तो यानी छोटा सा पौधा होके फिर वो मुरझा जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होंगे, या तो सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर सीड फॉर्मेशन हो भी गया सो दे आर नॉट फर्टाइल, तो इसको बोलते हैं इनवायबिलिटी, यानी सीड फॉर्म हो भी जाए तो वो वायबल नहीं होता है, यानी उसमें से प्लांट है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनवायबिलिटी, यानी जाइगोट तो बन गया, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन है, जाइगोट तो बन गया बट उसको डेवलप है वो नहीं होने देते, यानी वो सीड है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। सेकंड टाइप है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। सो हाइब्रिड एडल्ट्स आर स्टेराइल एंड डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो
सेम अभी मान लो जाइगोट में से एनिमल भी बन गया, बट वो जो एनिमल बना बिकॉज ऑफ दिस इंटरब्रीडिंग वो कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं, यानी दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज उसमें गेमिट्स का ही फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग बिकॉज जाइगोट नहीं बनेगा। वो खुद तो बन गए बट अभी उनकी आगे की जनरेशन है वो नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स है म्यूस एंड हीनी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हाइब्रिड स्टरिलिटी का, वो खुद तो बन गए बट अभी उनके जैसे नई ऑफस्प्रिंग उनकी जैसी नहीं आएगी बिकॉज दे आर नॉट फर्टाइल। क्लियर। एंड द थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है और टाइप है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, यानी समटाइम्स इंटरस्पेसिफिक मेटिंग प्रोड्यूसेस अ हाइब्रिड which give rise to next hybrid by back cross but they are reduced vigor or a fertility or a both. So sometimes क्या हो जाता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, एंड यानी कोई हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो गया एनिमल का, अभी उसकी भी नहीं एक जनरेशन एक और आगे बढ़ गई, यानी 2 जनरेशन तक ये हाइब्रिड का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, बट नेक्स्ट अभी थर्ड टाइम इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर लेस फर्टाइल और दे आर कंप्लीटली स्टराइल। तो इसकी वजह से फिर आफ्टर 2 जनरेशन थर्ड जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो वी कैन से आइसोलेशन इज देयर इन द नेचर, बट हियर इज द एक्सेप्शन जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, टाइगोन बोलते हैं, यानी ये टाइगोन यानी ये स्पीसीज किसमें से बनी, उनकी पेरेंटल स्पीसीज क्या है। सो अफ्रीकन लायनेस एंड एशियन टाइगर, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होके जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, टाइगोन। एंड दूसरा एग्जाम्पल है लाइगर, यानी मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, इन दोनों का फ्यूजन होके बनता है जो स्पीसीज, उसको बोलते हैं लाइगर। ठीक है, मेल लायन होता है और फीमेल होती है वो टाइगर होती है। सो दिस काइंड ऑफ टाइगोन एंड लाइगर हाइब्रिड्स आर फर्टाइल बट दिस स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। सो मोस्टली क्या होता है, हाइब्रिड स्पीसीज है वो फर्टाइल नहीं होती है, यानी अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होके पूरा एनिमल बन भी जाए तो वो खुद फर्टाइल नहीं होता, यानी वो एक ही बार उसका बर्थ होगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। बट इन दिस केस ऑफ टाइगोन एंड लाइगर ये दोनों फर्टाइल है, यानी इनकी जनरेशन है वो इस तरह की आ सकती है, बट दे नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। ये हमने उनको फोर्सफुली हाइब्रिड करवा के ये 2 अलग तरह की स्पीसीज है वो बनवाई है। नेचर में ये इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये फर्टाइल तो है बट उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे आर नॉट नेचुरली फर्टाइल। ओके, नेचुरली दे नॉट इंटरब्रीड, अदरवाइज दे आर फर्टाइल। क्लियर। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, टाइगोन मीन्स व्हाट, तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, दैट मीन्स अफ्रीकन लायनेस एंड एशियन टाइगर। सेम वे लाइगर मीन्स मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, एंड दिस काइंड ऑफ we can say the hybridization is called hybrid breakdown, and they are naturally, but they cannot naturally interbreed, but they are fertile. Okay, so this is it about today's lecture, and today's whole lecture is on the basis of your competitive exam purpose. ठीक है, so इसमें से एक भी टॉपिक आपको theoretical prepare नहीं करना है, completely they are relevant for the MCQs. Okay, so this is it about today's lecture. Next lecture we'll continue with other topics of your textbook as well as some extra. So thank you.